जेनेटिक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये मतलब कहे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव और आपके जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स को समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी एक्चुअली करते क्या है। बेसिकली हम लोगों का पॉइंट ये इस पूरे सेशन में जेनेटिक्स के दौरान हम लोगों का रहता है, वो रहता है डीएनए पे और फिर आगे चल के क्रोमोसोम पे हो जाता है। अब डीएनए और क्रोमोसोम क्या है वो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, और बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन को डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस को अरेंज करके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में वो पास करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल्स है। और क्रोमोसोम उसी का एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, वो हम लोग देखेंगे हमारे इस डिस्कशन के दौरान। हम लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये कैसे हुआ और कैसे होता है। तो डीएनए एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडेंसेशन के प्रोसेस को यूज करके हम अपने फॉर्म को कन्वर्ट करता है, जिसमें कंडेंस्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के बाद डीएनए जो है वो क्रोमोसोम बन जाता है। इसके बाद इस सेशन में हमें बहुत अधिक जरूरत पड़ेगा माइटोसिस एंड मियोसिस का। अगर इन दोनों की बहुत बात अगर बोले तो माइटोसिस और मियोसिस में सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी मियोसिस का, हम लोगों को बहुत अधिक जरूरत पड़ेगा। तो ये कंडीशंस होता है। उसके बाद हम सेल के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि कब हमारा सेल किस स्टेज में था और वो म्यूसिस के किस स्टेज में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ डीएनए कैसे चेंज होता है। दोस्तों, आज की सेशन के दौरान हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके लिए इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, तो बहुत बारीकी से इसको समझना है। ठीक है, चलिए। इस कंडीशन में क्या है कि अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब सबसे पहले हम अगर क्या कहते हैं यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो हमारा जो बॉडी है, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, वैसे ऑर्गेनिज्म जो भी है हमारे पास, प्लांट भी है हमारे कंडीशंस में और भी दूसरे भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग ले ले प्लांट ले ले, कोई भी हिस्सा भी ले सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली अपने ऊपर के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उसलिए उसको हम लोग समझने के लिए हम लोग ह्यूमन को लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन को लेते हैं। तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस बात को समझें तो ह्यूमन स्पीसीज में दो तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, एक मेल और फीमेल कंडीशंस होते हैं। तो मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में स्पेशली हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मेल के रिस्पेक्ट में समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे सेशन में जब भी मैं बोलूं क्रोमोसोम के बारे में तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये मेल के बारे में ही बताया जा रहा है, फीमेल के बारे में नहीं बताया जा रहा है। वैसे दोनों में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। लास्ट के सेशन में हम लोग समझ जाएंगे कि मेल और फीमेल को क्यों हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, बट अभी फिलहाल अपने मन में रख लें कि हम लोग मेल के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसके मियोसिस को समझते हुए डीएनए और क्रोमोसोम को हैंडल करते हुए जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे ये कैसे फिर आगे बढ़ेगा। तो चलिए, एक टर्म होता है, जो भी सेल हमारे बॉडी में होता है ना, अगर हमारे बॉडी में तो सेल्स जो भी होते हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन की अगर बात करें तो वो दो तरह के एक सेल होते हैं। एक सोमैटिक सेल होते हैं, सोमैटिक सेल होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, जर्म सेल्स होता है। ठीक है, हम लोग बेसिकली अपने सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन को इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं जर्म सेल। जर्म सेल्स के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देखेंगे। अब जर्म सेल्स क्या होता है यहाँ पे देखें। जर्म सेल्स के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं।
जर्म सेल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये जर्म सेल है, ठीक है, ये अगर हमारा जर्म सेल है, तो चलिए एक सेल बनाते हैं हम लोग। ध्यान से समझते रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आएगा पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ गए ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक सेल है हमारे पास जर्म सेल्स का। तो सपोज इसके अंदर डीएनए, चलिए ब्लैक वाले डीएनए को कंडीशंस कर लिया, और एक मैं ये दूसरे कलर को, ब्लू वाले कलर की कंडीशंस को भी, ये डीएनए है हमारा, ये डीएनए है हमारे कंडीशंस में। कितने हो गए, अगर ब्लैक हमने ले लिया है 5, तो ये भी है 5, ठीक है। तो ये सपोज मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो ब्लू वाला कंडीशंस है ना, ब्लू वाले जो डीएनए है ना, मान लीजिए ये मदर की तरफ से आया है, ठीक है। और इस कंडीशंस में ब्लैक की अगर हम लोग बात करें, ब्लैक वाले कंडीशंस को अगर हम लोग लें, ब्लैक वाले कंडीशंस को अगर हम लोग लेना चाहते हैं, तो ब्लैक के कंडीशंस में, ब्लैक वाले कंडीशंस को अगर हम लोग लें, ब्लैक के डीएनए को अगर हम लोग लें, डीएनए को लें, तो ये हमारे फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ये मान लिया, एक आइडिया हम लोगों ने ले लिया, आगे चल के हम लोगों को इसका यूज पड़ेगा। तो कंडीशंस क्या होता है कि जब हमारा एक जर्म सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में प्रेजेंट रहता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेज जो कि नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, कंडीशन में है, इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग स्टेज, है ना, सेल। ये रेस्टिंग स्टेज में प्रेजेंट सेल है, मेरी बात को समझे, ये रेस्टिंग स्टेज में प्रेजेंट सेल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो एक हमारा क्या हो गया, जर्म सेल्स है, ये हमारा हो गया जर्म सेल्स, और उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। जो अभी अभी आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल दो तरह के होते हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं और एक जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग ये सेल किसका कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल का, ठीक है। तो जर्म सेल्स जो होता है ना, जर्म सेल्स को हम लोगों ने रेस्टिंग स्टेज में कंडीशन देखा, तो वैसे स्टेज में जिसमें नॉर्मल कंडीशन में सेल प्रेजेंट रहता है, उसको रेस्टिंग स्टेज सेल कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज सेल कहते हैं। ये रेस्टिंग है। इसमें आप ब्लैक वाले को देख रहे हैं, तो ये डीएनए जो है, ये डीएनए है किसका, फीमेल का, ब्लैक वाला हमने मान लिया कि एजम्पशन लिया, और ब्लू वाले जो भी है वो मेल वाले डीएनए के कंडीशंस में। समझ में आया ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ रेस्टिंग स्टेज सेल हैव टू टाइप्स ऑफ डीएनए, टू टाइप्स ऑफ डीएनए, एक फादर की तरफ से आया और एक मदर की तरफ से आया, ये है ना दोस्तों। अब मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझेंगे। जो हमारा ये सेल है, जो हमारा एक सेल है, उसके अंदर का जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और इस कंडीशंस में ये उसके डीएनए है, ठीक है, और ये हमारे हो गया, ये डीएनए जो है इस कंडीशंस में, ये रेस्टिंग स्टेज के कंडीशंस में, रेस्टिंग स्टेज, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो सीएसआई नेट में पूछा था, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो रेस्टिंग स्टेज में वो सेल, और जिस रेस्टिंग स्टेज में जो भी सेल आपके पास प्रेजेंट है, और यहाँ पे जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डीएनए, रेस्टिंग स्टेज में प्रेजेंट जो सेल है, मान लीजिए जो सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट जो रहता है ना, वो कितने रहते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई भी अगर सेल है, अगर वो रेस्टिंग स्टेज में है, जर्म सेल जो हम लोगों ने कंसीडर किया, उसमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डीएनए जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, टाइप भी कर सकते हैं जो भी आप लोग करना चाहें, और उस सेल में जो है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने कंडीशंस में होंगे, वो होंगे हमारे पास डीएनए कितने होंगे, 46 डीएनए होते हैं, ठीक
है, 46 डीएनए, और पेयर के फॉर्म में कहेंगे तो 23 पेयर होंगे। क्लियर है ना दोस्तों? 23 पेयर्स होते हैं इस कंडीशंस में, जिसमें इस 23 पेयर्स की अगर बात करें तो, या 46 डीएनए की बात करें तो इस कंडीशंस में 23 डीएनए इज टू 23 डीएनए जो है ये कम्स फ्रॉम फादर से आता है, और ये भी 23 डीएनए जो है ना ये भी फादर की तरफ से, सॉरी मदर की तरफ से आता है। ये मदर की तरफ से आता है, ये ध्यान में रखिएगा इस कंडीशन में। तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि किसी भी रेस्टिंग स्टेज में जो डीएनए होता है, टोटल नंबर ऑफ डीएनए, वो हमेशा क्या होता है 46 और या 23 पेयर्स होते हैं। मैं जो यहाँ पे ब्लैक या ब्लू कलर में जो डीएनए बनाया है दोस्तों, इस तरह से जल लाइन देगी, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हमारा क्या हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह का जो डीएनए आप लोग पढ़ चुकी हैं वही है। अगर मैं मदर की बात करूं तो मदर में जो डीएनए जो हमने दिखाया है उसको आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। डीएनए तो हमारा इसी तरह का होता है ना दोस्तों, इसी तरह का डीएनए होता है। क्लियर ना? तो इस तरह का समझ है, क्योंकि फिगर हमारा छोटा है इसलिए हम लोग इस कंडीशंस में क्या कहते हैं अरेंज करते हैं। अब जरा मेरी बात को समझे, यहाँ पे जो भी डीएनए है एक रेस्टिंग स्टेज में प्रेजेंट, यहाँ के कंडीशंस में रेस्टिंग स्टेज में जो प्रेजेंट डीएनए है हमारे पास वो 46 है। अब भैया 46 है तो 46 में 23 डीएनए जो है वो कहां से आया? फादर से आया। फिर उसके जो 23 डीएनए है ये कहां से आया? वो मदर की तरफ से आया। ठीक है, तो बेसिकली इस डीएनए को, मतलब 23 पेयर्स वाले या 46 डीएनए को हम लोग इसको अरेंज भी कर सकते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो वी कैन arrange all DNA according to their size. साइज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइज के अकॉर्डिंग अब ये 46 क्रोमोसोम में जो 23 क्रोमोसोम है, जैसे ये 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया तो फादर की तरफ से ये 23 क्रोमोसोम होंगे, सॉरी डीएनए होंगे, ये डीएनए। और अगर मदर की तरफ से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये डीएनए मदर की तरफ से आया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा तो ठीक उसी तरह का कोई एक बड़ा डीएनए, कोई ठीक उसी तरह का एक बड़ा डीएनए मदर तरफ से भी आया होगा, मदर की तरफ से भी, मदर के साइड से भी आया होगा। ठीक है, तो वो हमेशा एक पेयर में होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो डीएनए होगा वो भी उसी साइज का तो नहीं होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो वो जो होगा वो भी पेयर के फॉर्म में होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जरा इसको फील करें कि ये जो भी 46 क्रोमोसोम जो हमारे एक रेस्टिंग स्टेज के सेल में प्रेजेंट है दोस्तों, ये जो है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड होता है। अगर साइज उसमें कोई से एक क्रोमोसोम डीएनए का, एक डीएनए का साइज काफी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक अपोजिट डीएनए मदर साइड से भी, अगर वो फादर की तरफ से आया है तो मदर साइड से भी वही एक क्रोमोसोम आया, डीएनए आया होगा, और वो डीएनए जो होगा वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही साइज के होंगे, एंड सो ऑन। 23 पेयर्स जो होते हैं, 23 पेयर्स जो आप यहाँ पे देख रही हैं, है ना, वो क्या होता है, वो भी एक पेयर के फॉर्म में हमारे सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। अरेंजमेंट जो कहते हैं ना डीएनए का, वो कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अरेंज जो करते हैं वो लार्जर डीएनए से स्मॉलर डीएनए की तरफ जाते हैं, स्मॉलर डीएनए की तरफ जाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज डीएनए 1 लिख रखा है तो ये लार्जर होगा। तो इस कंडीशंस को अगर हम लोग देखें तो इसके बाद डीएनए 2 होगा, फिर उस तरीके से डीएनए 3 होगा, क्योंकि हमने साइज, और ऐसे करते करते ये डीएनए 23, ये सारे पेयर के फॉर्म में, ये सारे पेयर के फॉर्म में है, क्योंकि एक फादर की तरफ से आया होगा और एक मदर की तरफ से आया होगा। ये वाला कंडीशन है। अब
चलिए इस बात को समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज का सेशन जो हम लोगों का ना, जो पूरे जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं ना, उसको समझने में जाएगा, जो कि अगर आप समझ जाते हैं अच्छे तरीके से, तो मैं लिख के देता हूं आपको, जेनेटिक्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब चलिए मैं क्या करता हूं कि फादर के डीएनए को यूज करता हूं। मान लीजिए ये फादर का डीएनए है, ठीक है, ये फादर का डीएनए है, फादर का डीएनए है। उसी तरीके से अगर हम लोग मदर के डीएनए को भी ले लें, तो मदर का भी डीएनए कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए इसको अगर हम लोग देखें इस कंडीशंस में, तो ये डीएनए 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मदर की तरफ से अगर आया होगा तो ये भी डीएनए 1 ही होगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, सपोज मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे, किसी एक लोकस पे, किसी एक पोजीशन पे, ठीक है, अब ये डीएनए है, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस का अरेंजमेंट होता है, और वो नाइट्रोजन बेस स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड होने के बाद, स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड होने के बाद वो एक जीन का रूप एक्वायर कर लेता है। हम लोग आगे देखेंगे जीन और एलील किसको कहते हैं, बट फिलहाल अभी जान लें कि जीन का फॉर्म एक्वायर कर लेता है। उसके आगे कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ प्रोमोटर होते हैं, और वो प्रोमोटर जो होता है वो पार्टिकुलरली किसी क्या कहते हैं, एक एंजाइम जिसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, उसको यूज करके मैसेंजर आरएनए बनाता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होकर स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाता है। ये मान लीजिए कोई एक प्रोटीन, मतलब एक जीन है जिसको हम लोग कैपिटल ए कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये फादर की तरफ से आया है और ये मदर की तरफ से आया है, और चूंकि ये डीएनए 1 ये भी है और डीएनए 1 ये भी है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम लोकस पे मदर वाले जीन पे भी, मदर वाले डीएनए पर भी आइदर कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा। चलो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए को मैंने मान लिया, यहाँ पे कैपिटल ए को मैंने जो लिया है इस कंडीशन में, कैपिटल ए को मान लो कोई फंक्शनल जीन है, ये फंक्शनल जीन है ये, और स्मॉल ए को मान लो नॉन फंक्शनल जीन है, ये फंक्शनल जीन है। बट फॉर, ऐसा लिखता हूं, फॉर कैरेक्टर, ओके, जैसे मान लीजिए हाइट के लिए कोई कैरेक्टर है, के लिए कोई जीन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सप्रेस हो रहा है, और यहाँ वाला स्मॉल ए अगर है तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर कैपिटल ए मदर वाले डीएनए पर भी है तो वो दोनों मिलकर वो भी एक्सप्रेस होंगे। बट हमने मान लिया, सपोज इसमें हमने मान लिया इस कंडीशन में कि यहाँ के कंडीशंस में, ठीक है, यहाँ के कंडीशन में मतलब ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये क्या है, स्मॉल ए का है, ठीक है, तो सेम पोजीशन पे मदर वाले डीएनए पर भी वही जीन होगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या कहता है कि डीएनए हमें जो बताता है, डीएनए जो होता है, ये डीएनए जो है बेसिकली एक अल्टीमेट रिजल्ट है या कहें आउटपुट है किसका, कोडिंग रीजन का एंड नॉन कोडिंग रीजन का। ठीक है, ये कोडिंग रीजन नॉन कोडिंग रीजन क्या है, मैं थोड़े से ये मैं बता दूं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको बारे में जानेंगे। कोडिंग रीजन वो रीजन जो कोड करके स्पेसिफिक कोई प्रोटीन बनाता है, और नॉन कोडिंग रीजन वो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन द डीएनए जो कि किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के बारे में कोड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नाइट्रोजन बेसेस होंगे इस तरीके के, नाइट्रोजन बेसेस होंगे। सपोज यहां से लेकर यहां तक के सीक्वेंस में एक कोडिंग रीजन है,
ठीक है, मान लीजिए ये वाला सेक्शन जो है ना कोडिंग रीजन का है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, और ये प्रोमोटर रीजन के नाम से जाना जाता है, और जिसका फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होकर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो डीएनए में ही मैं अब बताता हूं, अपने दिमाग में रखिएगा कि हमारा डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसमें कोडिंग रीजन एंड नॉन कोडिंग रीजन दोनों पाया जाता है। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों को फ्रीली एक्सेसिबल होगा, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम वाले चैनल में भी मिलेगा आपको, और व्हाट्सएप पे तो ग्रुप में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में डीएनए एक बेहतरीन एक सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस का अरेंजमेंट का, जिसमें कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन पाया जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को और देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक टर्म में अब आता है, हम लोग जानेंगे जीन क्या होता है एंड एलील्स क्या होता है। ठीक है, जीन और एलील क्या होता है, ये मेरी बात समझिए। ठीक है, जीन और एलील क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में, मोटे तौर पे एक लैंग्वेज में कहें तो एलील का बहुत बड़ा रूप है जीन। ठीक है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग यूनिवर्सिटी जानती हैं ना, यूनिवर्सिटी जानते हैं आप लोग, तो यूनिवर्सिटी, और वहीं पे आप लोग एक और टर्म भी जानते हैं, कॉलेज को भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, समझे इस बात को कि यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो जीन है, कॉलेज जो है ना वो क्या है हमारा, एलील। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है जीन है और कॉलेज जो है हमारा एलील है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस कंडीशंस में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का क्या है। अब जरा लैंग्वेज को समझो, अब टेक्निकली हम लोग इस बात को समझेंगे कैसे, जरा देखें। सपोज ये फादर की तरफ से आने वाला डीएनए है हमारे पास, ठीक है, ये डीएनए है, और ये मदर की तरफ से आने वाला डीएनए है हमारा। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए इस लोकस पे एक जीन है जिसको ए कहते हैं। ठीक है, और इसी पे कोई दूसरी पोजीशन पे कैपिटल बी जीन भी है इसमें। वहीं पे अगर हम मदर साइड के डीएनए में, ये डीएनए वन है, इसको भी डीएनए वन ही मान लेते हैं, अब इस कंडीशंस में भी ये वाला कंडीशन अगर हम लोग देखें तो ये वाला कंडीशन को मान लो सपोज स्मॉल ए है, और इस लोकस पे, सेम लोकस पे अपोजिट पार्टनर के डीएनए पे एक जीन है जिसको हम लोग स्मॉल बी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज के फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप इसे इस तरह की समझ सकते हैं, ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ऑल आर जीन्स। क्या है, सारे के सारे क्या है, जीन्स है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन अगर सेपरेटली बोले तो ए एंड स्मॉल ए जो है ये जीन है, जीन्स फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है, अगर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी को बोले तो ये भी जीन्स फॉर अनदर कैरेक्टर। मेरी बात समझ में आ रहा है। हम कभी भी कैपिटल ए को कैपिटल बी से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों जीन अलग अलग हैं। ठीक है, और स्मॉल ए को स्मॉल बी से हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, ये दोनों चीजें। अगर कंपेयर करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हम लोग दूसरे टर्म से इसको जानेंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर देखना चाहें तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जो कि जीन्स हैं, और इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए का या स्मॉल ए कैपिटल ए का क्या है, एलील है। मेरे अंदर से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं दूसरी बात समझाना चाहता हूं। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी को अगर देखें तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जो है वो जीन्स है।
ठीक है, जीन्स हैं, बट कैपिटल बी स्मॉल बी का और स्मॉल बी कैपिटल बी का एलील है। ठीक है, आप इसको कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल बी का या कैपिटल ए कैपिटल बी का एलील है, नहीं। जो पार्टिकुलर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए है ना, मेरी बात को सुनेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हमको ये बात ध्यान देना है, किसी एक पार्ट, जैसे मान लो ए जो है ना, ए स्टैंड्स फॉर हाइट के लिए था और बी स्टैंड्स फॉर आई कलर के लिए था, मान लो, है ना, कलर के लिए था। तो भैया आई कलर के जीन्स को ही हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं ना। आई कलर के जीन को, आई कलर के जीन को हम हाइट से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं और हाइट के जीन को आई कलर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जीन, मतलब आई कलर का जो जीन कैपिटल ए था, वो आई कलर के कैपिटल आई कलर के जो जीन दूसरे डीएनए पे जो प्रेजेंट है, उसके बीच में जो रिलेशन है ना, वो एलिलिक रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ए जो है सो ए जो है वो स्मॉल ए का एलील है एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे एलिलिक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है यहाँ पे। बट यहाँ पे कैपिटल ए को ना तो हम बी के साथ ना तो हम स्मॉल बी के साथ रिलेशनशिप ना, ये नॉन एलिलिक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर ले सभी, ठीक है, वीडियो ऑफ करे सभी। नॉन एलिलिक रिलेशनशिप है। अपने आप को अनम्यूट करके अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ तक पूछना है तो पूछ लें प्लीज। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ तक के किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मेरे यहाँ से एलिलिक और नॉन एलिलिक या जीन और एलिल में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पता चल गया होगा। तो मैं एक प्रोफेशनल डेफिनेशन आप लोगों को जीन और एलिल का भी दे दूंगा, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं और कभी भी एलिल और जीन में कभी भी अंतर आपको, मतलब करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल डेफिनेशन बनाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एन एलिल जो है, एन एलिल में ये फॉलोइंग कैरेक्टर होने चाहिए। फॉलोइंग कैरेक्टर्स मस्ट बी। क्या क्या पहला कैरेक्टर कि साइंटिस्ट लोगों ने बताया एलिल क्या होता है, कि एलिल जो होता है, अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में बने तो ऐसे लिखता हूं, एलिल्स आर कॉपीज ऑफ a particular character, a particular gene, sorry, a particular gene which have following characters। और वो कैरेक्टर्स क्या है जरा देखें। तो कैरेक्टर्स है वो जो एलील के में प्रेजेंट जो सीक्वेंस है ना, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर सेम फंक्शन। दूसरा जो होगा इसका कैरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है comes from different origin या पेरेंट्स।
कहने का मतलब ये है कि मैं एक-एक करके आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, ज़रा देखें इसको, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जरा देखो यहाँ पे कंडीशन अगर फर्स्ट की बात करें, तो जैसे मान लो हाइट के लिए कोई कैरेक्टर था, हाइट के लिए था, तो हाइट के लिए मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए को याद रख रखा था। तो ये दोनों कैपिटल ए और वहीं पे आई कलर के लिए जो था, आई कलर के लिए था, वो कैपिटल बी और स्मॉल बी था यहाँ पे। तो यहाँ पे ए स्मॉल ए का एलिलिक फॉर्म है, बट ए कैपिटल बी या स्मॉल बी का एलिलिक फॉर्म नहीं है। तो यही बोला कि सेम फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो दूसरे कंडीशंस में देखो मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन। अगर मैं डीएनए की बात करूं दोस्तों, अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो डीएनए के रेस्पेक्ट में अगर मैं मानूं ये डीएनए 1 है, ये डीएनए 1 है, ये फादर की तरफ से आया, ये मदर की तरफ से आया, तो यहाँ पे मान लो ऊपर से जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे कैपिटल ए का जीन था, मतलब ए का जो जीन था, वही कंडीशंस डीएनए 1 जो मदर की तरफ से आया है उस पे भी कैपिटल ए या स्मॉल ए का जीन होगा। मतलब मस्ट बी प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, वो सेम पोजीशन पे होने चाहिए। और तीसरी बात अगर हम लोग बोले, कम्स फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन एंड पेरेंट्स। डिफरेंट ओरिजिन और पेरेंट्स मतलब पेरेंट में कौन होता है, मदर होता है और एक फादर। तो ये जो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, वो इंडिविजुअली ये फादर से आना चाहिए या, और ये अपोजिट वाला ऑब्वियस बात है मदर की तरफ से आएगा। तो ये बात समझ में आना चाहिए। एलील की ये इतने सारे कैरेक्टर हैं, वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे और डिफरेंट ओरिजिन या पेरेंट्स उसके दूसरे दूसरे होंगे। क्लियर है ना? तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू आप किसी भी एलील को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब उसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूं जीन क्या होता है। जीन का डेफिनेशन क्या होता है। जीन के डेफिनेशन को अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं जीन आर genes are the sequence of nucleotide which on transcription produces messenger RNA, mRNA, and this same messenger RNA will produce a specific protein through ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। जीन्स जो होते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जीन्स जो होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से स्पेसिफिक प्रोटीन देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ तक दोस्तों आपको मेरे अंदर से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं बताऊं तो आज के सेशन का 50% हम लोगों ने कवर किया है, जो कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी रेस्ट जो 50% है दोस्तों, रेस्ट 50% जो परसेंट है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इस पर खूब क्वेश्चन अभी भी आता है एग्जामिनेशन में। सेशन अभी का खत्म होगा तो मैं लिंक अभी तुरंत शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं अपने स्टेटस पे और इस पे भी डाल दूंगा, तो उसको लेके आप लॉग इन हो जाइएगा। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बेसिकली क्या है कि हमारा जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल है हमारा, ठीक है, और स्पेसिफिकली इसमें कौन, म्यूसिस। मैंने शुरू के बताया था, म्यूसिस के कंडीशन में मैंने बताया था कि हमें म्यूसिस पे ही अधिक ध्यान देना है। ठीक है, तो म्यूसिस के थ्रू अगर हम लोग किसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सिस्टम जो होता है दोस्तों, हमारा जो सिस्टम होता है वो म्यूसिस में एक बेहतरीन स्टेजेस से होके गुजरता है। कौन कौन से वो स्टेज होते हैं मैं अभी सिर्फ समझाना चाहूंगा, जरा समझे। अगर हमारा सेल जाइगोटिक कंडीशन में है, जाइगोट के फॉर्म में है, ठीक है, तो जाइगोट के कंडीशंस के सेल को, इसके जो सेल कहते हैं, जैसे मान लीजिए स्पर्म है, स्पर्म प्लस क्या कहते हैं, एग,
दोस्तों अगर लिंक चला जाएगा, मैं लिंक अभी तुरंत शेयर करूंगा अपने स्टेटस पे, प्लीज उसको फॉलो करके आप लोग फिर से रिज्वाइन करिएगा। तो स्पर्म की बात करें और एग की बात करें, तो ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। और मियोसिस की बात की हम लोग करें तो मियोसिस में क्या होगा दोस्तों, तो मियोसिस में जाइगोट बनता है, ठीक है। मियोसिस से मतलब जो हमारा जाइगोट बना वो, उसको हम लोग रेस्टिंग सेल इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रेस्टिंग सेल। और रेस्टिंग सेल जो होता है ना, फिर अपने आप को कन्वर्ट करता है जीवन फेज में। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जीवन फेज से, जीवन फेज से ये एस फेज में जाता है। सारे स्टेजेस पे हम लोग मियोसिस के और नंबर ऑफ सेल और क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं जाइएगा नहीं। एस फेज आ गया, एस फेज के बाद हम लोग देखेंगे जी2 फेज